जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ होगा वो होगा कंडीशनल। हमने 3 लॉज डिस्कस किए हैं। फर्स्ट हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ को डिस्कस किया, सेकंड हमने एडिशन लॉ को डिस्कस किया, और अब इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे किसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस एस एंड if event of b is not equal to 0, then conditional probability of then event a given that event b has occurred written as probability of a divided by b is defined by, अब इस डिवाइड नहीं, हम इसको पढ़ेंगे ए कंडीशनल बाय बी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बाय बी हमारे पास जो डिफाइन होगी वो किस तरह से डिफाइन होगी कि हम प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन लेंगे, ए प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी का जो इंटरसेक्शन है हम वो लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास लास्ट में डिवीजन में होगी, उस प्रोबेबिलिटी से जो है वो इस प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड कर देंगे। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और 1 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमारे पास 0 हो जाएगी तो क्या होगा यहाँ पर कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो अनडिफाइन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो अनडिफाइन होगी। इसी तरह से देखिए कि यही फार्मूला अगर हमारे पास बी कंडीशनल ए होगा तो हम सेम फार्मूला को यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को डिवाइड करेंगे किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होनी चाहिए यहाँ पे हमारे पास, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल इवेंट। इस रियल में इसका फार्मूला ये है हमारे पास, लेकिन मैथमेटिकली हम इस फार्मूले को इस फॉर्मेट में राइट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट इवेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल इवेंट। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अ मैन टॉस फेयर डाइस, यहाँ पे 2 डाइस हैं यानी कि 2 डाई हैं हमारे पास यहाँ पे। what is the conditional probability that the sum of the 2 die will be 7 given that the sum is greater than 6? पहला क्वेश्चन यानी 3 पार्ट्स में है क्वेश्चन। फर्स्ट इसका पार्ट जो है वो कंडीशनल प्रॉपर्टी हमें दी हुई है कि सम ऑफ जो 2 डाई है वो किसके इक्वल हो, 7 के इक्वल हो, और आपको जो प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है वो सम इज ग्रेटर देन 6 पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। और सेकंड पार्ट इसका जो सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट में क्या होगा, 2 डाइस हैड द सेम आउटकम्स, और थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें द सम इज ऑड। सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस देखें कि सैम्पल स्पेस हमारे पास जो है हम पहले भी इसका कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 36 हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स होंगे इसमें, और सैम्पल स्पेस जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। फर्स्ट इवेंट क्या है कि जिसका सम हमारे पास क्या हो, 7 हो, ठीक है। इस इवेंट को राइट करें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की कैलकुलेट करें हम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारा क्वेश्चन, ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का डेटा था। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है सेकंड जो हमारे पास जो है वो क्या है कि सेकंड इवेंट जो उसने दिया हुआ है वो है सम ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 जो है इसमें ये तमाम हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स लाई करेंगे, 1 and 6, 2 and 5। आप इन सबका सम करें तो आपके पास सम जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 6, नॉट इक्वल टू 6 बट इट्स ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑर्डर पेयर इज सेट इज 21। आप इनको काउंट करें, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 21 होगा। हेंस वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, 21 डिवाइड बाय 36। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, लेकिन पहले हम सब इवेंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी तरह से सी जो हमारे पास था, सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में देखिए कि सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या था, द 2 डाई हैव सेम आउटपुट। सेम आउटपुट इट मीन कि अगर 1 पे अगर 1 आ रहा है तो सेकंड पे भी क्या हो, 1 हो। थर्ड पे अगर आपके पास थर्ड ट्रायल में अगर आपके पास 2 2 आ रहा है तो 2 हो दोनों में। देन अगर आपके पास 3 आ रहा हो तो 3 3 हो। तो ये हमारे पास जो है कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। और इनकी प्रोबेबिलिटी को भी कैलकुलेट कर लिया, 1/6 आएगी। इसी तरह से
अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी कि ए कंडीशनल बी। क्वेश्चन को दोबारा देखे जाकर आप, हमें जो है गिवन डेट, अगर हमारे पास सम जो है टू फेयर डाइस का 7 हो, देन हमारे पास जो कंडीशन क्या है यहाँ पे, द सम इज़ ग्रेटर देन 6। इस पे जो है वो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जब हमारे पास सम जो है ग्रेटर देन 6 होगा तो ये हमारे पास कंडीशन है कि एक इवेंट ऐसा हो जिसमें हमारे पास जो है टोटल सम 6 आ रहा है और दूसरा इवेंट ऐसा हो कि जिसका ग्रेटर देन 6 सम हो, देन इस कंडीशन पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम जो है वो कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं और कंडीशन हमारे पास किस पे है, रिस्ट्रिक्शन हमें बी की कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से हमें सी का सी क्वेश्चन जो है उसमें भी करनी है कि जिसमें हमारे पास फेयर डाई जो है, फेयर डाइस हैड द सेम आउटकम्स। अब इस पे कंडीशन क्या है, सी है, दोनों पार्ट्स को कंबाइन किया हुआ है, आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा। आप यहाँ पे जो है वो फर्स्ट की कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देन आप इसके बाद सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट को सेकंड पार्ट को कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे कंबाइन दोनों स्लाइड्स पे कैलकुलेट हुए हैं। फर्स्ट का फार्मूला देखिए हमारे पास क्या होगा, ए कंडीशनल बी होगा तो इट्स मीन के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जो है बेटा फर्स्ट पार्ट का फार्मूला है और सेकंड इवेंट को जो है वो हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, सी से। और थर्ड जो है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद करना है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड का फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए जो सेट था वो हमारे पास क्या था, ये थोड़ा सा काम आप लोगों को यहाँ पे खुद करना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपीज में। इसमें स्लाइड्स में प्रॉपर वे से नहीं हुआ हुआ है, ये मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, आप नोट कर लें अपनी कॉपीज पे इसको। जी बेटा यहाँ पर अब जो है वो आप अब हमें क्या फाइंड करना होगा, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। आप इंटरसेक्शन फाइंड करें, रिजल्ट बताएं मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। जी बेटा आप ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे कैलकुलेट करें, ये आपने सम ऑफ बी कैलकुलेट कर लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए नेसेसरी है कि हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, जी बेटा सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करें। जी क्या आएगा रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी का, 1 and 6। देखिए 1 and 6 यहाँ पर भी है, ये 1 and 6 हो गया। इसी तरह से देखिए 2 and 5, 2 and 5 यहाँ पर भी है। 3 and 4, 3 and 4 यहाँ पे भी है। 5 and 4 and 3, 4 and 3 भी है। 5 and 2, 5 and 2 भी है बी में भी। 6 and 1, इट्स मीन के जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, सेट ए के इक्वल आ गई है। तो मैं यहाँ पे पूरे सेट को राइट करने के बजाय, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेट ए लिख देती हूँ, ठीक है बेटा। कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल आ रही है, हमारे पास सेट ए के इक्वल आ रही है। सेम यही रिजल्ट आ रहा है इंटरसेक्शन के बाद। अब इसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, ए हमारे पास कंडीशन
क्वेश्चन में गिवन थी, और बी जो है वो हमें उस पर, उस कंडीशन पे हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप राइट कर लें मेरे साथ इस क्वेश्चन को अपनी कॉपीज पे, अपने नोटबुक्स पे. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब क्या करें हम इसमें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गई, ए के. हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. ए इंटरसेक्शन बी में कितने इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. 6/36 किसके इक्वल होगा, 1/6 के. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है, 21/36. जी बेटा, इसको कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, और इसका रिजल्ट बताइए मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास. जी, इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगी, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 36/21. 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या होगी, 6/21. अब इट्स मीन कि हमारे पास जो सेट बी है उसमें कितने इवेंट्स थे, देखें 21 थे, और सेट ए में कितने इवेंट्स थे, 6. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बनी कि हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज होंगी आउट ऑफ 21. जी, आप इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और परसेंटेज कैलकुलेट करें तो आपको जो है वो रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितने परसेंट हमारे पास चांसेस होंगे इस प्रॉपर्टी के. स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, मैं रिमूव कर रही हूँ. अगर आपने लिख लिया है तो लिखने से मैं रिमूव कर दूँ. देखिए, ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट किया, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया, देन ए फार्मूले को अप्लाई किया. फार्मूले को अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 2/7. सिक्स बाई 21 को जब आप डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 2/7 के. ठीक है, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है वो बाद में की हुई है, पहले सिंप्लीफिकेशन नहीं की हुई है. इसका रीज़न ये है कि ये 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6/21. और 6/21 की डिवीजन जब करेंगे 2/7. डेसिमल में करना चाहें तो आप इसको डेसिमल में कर सकते हैं. इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी, सी सेट निकालें. आपको सी सेट क्या था, अब सी सेट की कंडीशन थी कि जिसमें आपके पास क्या हो कि दोनों फेयर डाइज जो हैं वो किसके इक्वल आ रहे हो आपके पास, सेम आपके पास आ रहे हो उसकी. अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे जब आप, तो इसका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि सम इज ग्रेटर देन. जी बेटा, ये हमारे पास ए सेट था. अब इस ए सेट का हमें इंटरसेक्शन करना है सी से. जी बेटा, इसका आपस में इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन सी. 1 1 नहीं लाई कर रहा है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है, और ना ही इसमें से कोई एलिमेंट ऐसा है जो सेट सी में लाई कर रहा है. तो इंटरसेक्शन क्या आएगी आपके पास, नल सेट होगी. नल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है. लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, नल सेट के, और जो कि किसके इक्वल होता है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि 0 होगा. यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑर्डर पेयर इन दिस सेट इज 0.
देन आपके पास क्या होगा इसका, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, 0/36 के, और इसकी इंटरसेक्शन जो है प्रॉपर्टी की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब कंडीशनल प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो कंडीशनल प्रॉपर्टी भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। देखिए कंडीशनल प्रॉपर्टी में क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सी किसके इक्वल है, कंडीशनल प्रॉपर्टी इक्वल है 0 के, एंड प्रॉपर्टी ऑफ सी किसके इक्वल है, 6/36 है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये इसका 0 हो जाएगा। तो ये स्लाइड्स यहाँ पे जो हैं वो सॉल्व नहीं है एक पैटर्न में, तो आप इसको पैटर्न में सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है इसका सी पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क है, सी पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा इसका। सी पार्ट हमारे पास क्या है, द सम इज ऑड। ऐसे नंबर्स आपको फाइंड करने हैं सैम्पल स्पेस में से जिनका सम क्या हो ऑड, जस्ट लाइक 1 2, 1 2 का सम क्या होगा 3, 1 4, 1 4 का सम क्या होगा आपके पास 5, एंड 1 6 का सम क्या होगा आपके पास 7। लेकिन अगर आप दो ऑड नंबर्स लेंगे, जैसे 1 1 का सम क्या होगा 2, 1 3 का सम क्या होगा हमारे पास 4। तो ऐसे नंबर्स नहीं लेने आपको वो नंबर्स लेने हैं जिनका सम जो है वो क्या है आपके पास, जिनका सम हमारे पास वो आता है जो कि ऑड हो। ठीक है, तो आप इसका सैम्पल स्पेस बनाए, इवेंट बनाइएगा इस सैम्पल स्पेस में से पहले इसको आप डी से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ए बी सी हम ले चुके हैं, तो डी आप ले लीजिएगा यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ में जो है हमें ख्याल रखना होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स का। इंडिपेंडेंट यानी कि दोनों पे डिपेंड ना कर रहे हों, और डिपेंडेंट इवेंट्स जो होंगे वो एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट पे जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ़ टू ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ एक्सपेरिमेंट, इफ़ ए अकर्स फर्स्टली एंड बी अकर्स सेकेंडली, if the probability of second B has not changed due to the occurrence of the first event A, then two events A and B are called the independent events। इससे पहले जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही थे, क्योंकि हम अगर इवेंट ए ले रहे हैं देन हम इवेंट बी ले रहे हैं, तो इवेंट ए के बाद सैम्पल आपका स्पेस है वो चेंज नहीं हो रहा है इवेंट बी के लिए। क्लियर है बेटा, यानी कि 52 कार्ड्स में से अगर आप 1 कार्ड ले रहे हो, फेस कार्ड ले रहे हो, तब भी आपका सैम्पल स्पेस 52 है। अगर आप इसमें से क्लब कार्ड्स ले रहे हो तब भी आपके पास सैम्पल स्पेस क्या था 52 था। प्रॉब्लम देखें, uncontained 5 red and 7 black balls, a ball is drawn at random from the back, the color is noted and the ball is replaced, a second ball is then drawn, find the probability that the first ball is red and second ball is black। अगेन क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अर्न यानी कि एक अर्न है जिसमें बर्तन है कोई भी हमारे पास, जिसमें हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल करें आप इसके पास, टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, इसका एन क्या हो जाएगा, जी बेटा एन इसका हो जाएगा 12। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, द कलर इज नोटेड एंड द बॉल इज रिप्लेस। तो यानी कि आपने एक बॉल ली, उसका कलर नोट किया, बॉल को आपने वापस उसमें जो है अर्न में थ्रो कर दिया। ठीक है, और दोबारा आपने नेक्स्ट बॉल वहाँ से ले ली। यानी कि अगर आपके पास टोटल 12 बॉल्स हैं, क्योंकि 5 + 7 किसके इक्वल हो जाएगा 12, यानी कि 5 रेड बॉल्स 7 ब्लैक बॉल्स इक्वल जो बॉल्स होंगी वो टोटल बॉल्स होंगी हमारे पास 12 बॉल्स होंगी।
टोटल कितनी बॉल्स होंगी हमारे पास? 12 बॉल्स होंगी, ठीक है बेटा। अब हमने वन कलर जो है वो नोट किया, बैग में से बॉल ली और वन कलर जो है इसमें से नोट किया। नोट करने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया। फिर हमने सेकेंड बॉल को ड्रॉन किया और हमने इसका कलर नोट कर लिया। अब प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है कि फर्स्ट बॉल इज़ रेड एंड सेकेंड बॉल इज़ ब्लैक। कि फर्स्ट जब आपने सेलेक्ट किया तो उस पर आपके पास बॉल आई थी रेड, और सेकेंड टाइम में जब आपने बॉल ली तो आपके पास जो बॉल आई है वो क्या आई है? ब्लैक कलर की आई है। सबसे पहले तो पहले आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे। अब इसका सैम्पल स्पेस कैसा बनेगा? तो देखिए मेरा सैम्पल स्पेस जो बनेगा इसका वो कैसा होगा, क्योंकि आप पहले एक बॉल ले रहे हो, दूसरी बार में भी कितनी बॉल ले रहे हो? एक ही बॉल ले रहे हो, यानी कि दोनों टाइम्स में आपने कितनी बॉल ली है? एक ही बॉल ली है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉल के लिए क्या होगा आपके पास? सैम्पल स्पेस 12 बॉल्स थी, 12 बॉल में से आपने वन बॉल ली। कैलकुलेशन की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, आपको सैम्पल स्पेस क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि n और 1 होगा तो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होगा? n के रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए n ही आ रहा है, 12 आ रहा है। अच्छा, इवेंट क्या है आपके पास कि 5 में से आपने वन बॉल ली है, यानी कि 5 रेड बॉल में से आपने वन बॉल सेलेक्ट की। यहाँ पे भी आपका जो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वो पता है कि n है तो n 1 है तो आपके पास n ही रिजल्ट आएगा, 5 आ जाएगा। आप प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लें इवेंट 1 की। इवेंट 1 की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है? 5/12 आ रही है। इसी तरह से जब हमारे पास ब्लैक बॉल है, इसके लिए सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करेंगे तो सैम्पल स्पेस सेम ही रहेगा, क्योंकि 12 में से हमने 1 लिया है तो सैम्पल स्पेस को हमें दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सैम्पल स्पेस हमारे पास फर्स्ट ट्रायल का और सेकेंड ट्रायल दोनों का सैम्पल स्पेस सेम है। इसी तरह से ब्लैक बॉल के लिए हमारे पास जो कंडीशन चेंज होगी वो ये होगी कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास 7 थी और हमने इसमें से 1 जो है वो सिलेक्ट की है। तो सैम्पल स्पेस सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे? इसमें हमारे पास 7 सैम्पल पॉइंट्स होंगे, यानी कि 7 में से कोई भी एक बॉल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब 7 में से 1 का मतलब कि जब हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा रहे हैं और यहाँ पे 7 ही रिजल्ट आ रहा है, इसका बेटा मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो 7 बॉल्स ही, सपोज करें ABCDEF जो है 7 हमारे पास बॉल्स हैं। इट मे बी पॉसिबल कि वो आपके पास 7 में से कोई एक बॉल हो सकती है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 7 की 7 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ए भी हो सकती है, वो बी भी हो सकती है, सी भी, डी भी, ई भी और एफ भी हो सकती है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ 7 आपके पास बॉल्स होंगे उन 7 बॉल में से कोई भी एक ब्लैक 7 बॉल हो सकती है। तो इसीलिए सैम्पल पॉइंट क्या आ रहा है? यहाँ पे 7 आ रहा है हमारे पास। इसकी भी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करें। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या करनी होगी कि हम इन दोनों की प्रॉपर्टी को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इवेंट ए की, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड प्रॉपर्टी ऑफ बी। क्वेश्चन ये है ए एंड बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, और इसका फार्मूला हमारे पास ये होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी। दोनों की प्रॉपर्टीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका हमने रिजल्ट लिख दिया। क्लियर है? क्वेश्चन को भी केयरफुली आपको अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको डेटा को पिक करना है। डेटा को पिक करने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और डेटा को पिक करने के लिए आप डेटा को अंडरलाइन कर लीजिए मेन पॉइंट्स को, और देन आप इसकी कैलकुलेशन करें। वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही हमारे पास पैटर्न होता है। क्योंकि बेटा यहाँ पे कंडीशंस दी हुई नहीं है, वहाँ पे कंडीशन ये थी कि आपके पास इवेंट ए गिवन है और इवेंट बी की प्रॉपर्टी आपने इवेंट ए के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट करनी थी। सैम्पल स्पेस वहाँ पे बात नहीं हो रही थी सैम्पल स्पेस की, वहाँ पे बात हो रही थी कि इवेंट ए लास्ट प्रॉब्लम में ये इनका क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपकी क्लास फेलो का शीला का कि इन्होंने क्वेश्चन किया है कि मैम कंडीशनल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यहाँ पे हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न बेटा ये है कि वहाँ पे हमें जो है वो इवेंट गिवन था और इस इवेंट के अकॉर्डिंग टू हमें कहा था कि फाइंड करें प्रॉपर्टी को इवेंट बी से।
यानी कि ए इवेंट जो है वो कंडीशनल प्रॉपर्टी किस पर आई थी, इवेंट बी से उसकी कंडीशनल प्रॉपर्टी हमें कैलकुलेट करनी थी। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा वो सीन नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। जस्ट हमें टोटल नंबर्स दिए हुए हैं और ये कहा हुआ है कि आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है और फिर आपको सेकंड प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। यानी कि प्रॉपर्टी आपको जो है वो 2 टाइम्स कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट बॉल की और सेकंड बॉल की। यानी कि इंडिविजुअली हर ट्रायल की प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करनी है, हर इवेंट की। ठीक है, फर्स्ट इवेंट यानी कि आपने पहली बार आपने किया, सेकंड बार आपने किया, थर्ड बार आपने किया, यानी कि अगर आप तीसरी बार करेंगे तो तीसरी बार भी आपकी जो प्रॉपर्टी उस आप उसको प्रॉपर्टी सी से डिनोट करोगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, अब जो आपने बात पूछी थी, देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गई है यहाँ पर कि अगर हमारे पास इवेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ बी कंडीशनल ए इक्वल होगी किसके, प्रॉपर्टी ऑफ बी के इक्वल होगी। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल होगी प्रॉपर्टी ऑफ बी के। आ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, जिस तरह से प्रीवियस हम लोगों ने एग्जांपल की थी कंडीशनल प्रॉपर्टी की, अगर वो चीज़ होगी तो हमारे पास मीन के प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, डिपेंड कर रही होंगी एक दूसरे पर। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अगर हम कंडीशनल प्रॉपर्टी को भी कैलकुलेट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करें, देन आप उसको डिवाइड करें किससे, दूसरे सेंस में ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास अगर आप कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, अब प्रॉपर्टी किसकी लें, हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और इसका रिजल्ट जो इक्वल आ जाए किसके, प्रॉपर्टी ऑफ बी के। बी कंडीशनल ए का रिजल्ट आपके पास जो है वो इक्वल आ जाए प्रॉपर्टी ऑफ बी के, देन हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे इवेंट्स हैं ये इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, अदरवाइज इवेंट्स क्या होंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। आप प्रीवियस आप जो है वो एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं, जिस एग्जांपल के बारे में पहले बात की थी हम लोगों ने कंडीशनल प्रॉपर्टी में। जी बेटा, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए का रिजल्ट क्या था हमारे पास, 6/36। 6/36 का इसके इक्वल होगा 1/6 के, तो ये देखिए ये इसके इक्वल नहीं आया है, इसलिए ये दो जो इवेंट्स है ए एंड बी ये आपस में क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। लेकिन आपके पास जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए क्या फर्स्ट का रिजल्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए के इक्वल आया है, इक्वल नहीं आया। इट्स मीन कि ये क्या है आपस में, डिपेंडेंट सेट्स हैं। ठीक है,
इस तरह सेकंड में देखें कि सेकंड में रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल नहीं आया है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गए, इंडिपेंडेंट सेट्स हैं। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट्स होंगे। अब डिपेंडेंट देखेंगे, डिपेंडेंट में हमारे पास क्या होगा, the probability that two events A B will be both occurs is equal to the probability that one of the event will be occurs multiply the conditional probability and then the other event will be occurs given that the first event has already occurs। यानी कि एक इवेंट आपके पास पहले ही ऑलरेडी अकर कर चुका है, देन आपके पास जो है वो सेकंड इवेंट जो है वो आप उसको कर रहे हो। इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन इक्वल टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए। एग्जाम्पल देखें आप, two cards drawn in succession from the deck of 52 card playing card without replacement, what is the probability that are spared? टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन, यानी कि आप एक कार्ड ड्रॉ करोगे। वैसे ज़्यादातर जो गेम प्ले करते हैं हम उसमें इसी तरह से करते हैं कि हम वन कार्ड प्ले करते हैं, देन हमारा सैम्पल स्पेस जो है वो चेंज हो जाता है। सैम्पल स्पेस यानी 52 कार्ड में से अगर आपने वन कार्ड प्ले कर लिया तो नेक्स्ट ट्रायल के लिए आपका सैम्पल स्पेस क्या होगा, 51 होगा। ऐसे ही होता है ना बेटा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो आपको टू कार्ड्स जो हैं वो उनकी ड्रॉ करने हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए पहले तो सैम्पल स्पेस बनाएंगे फर्स्ट कार्ड के लिए। अब यहाँ पे हर कार्ड का सैम्पल स्पेस अलग बनेगा। फर्स्ट कार्ड का सैम्पल स्पेस क्या होगा, क्योंकि इसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर स्पेयर्स, दोनों कार्ड्स किस में आ जाएं, स्पेयर्स में से आ जाएं। 52 में से वन कार्ड होगा तो वन की प्रोबेबिलिटी हम मालूम है कि हमें किसके इक्वल होगा, एन के, तो 52 आ गया। फर्स्ट कार्ड अटेम्प्ट इन स्पेयर्स, स्पेयर्स में टोटल कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, 13 में से वन आ गया। पहले तो हमने सैम्पल स्पेस बनाया फर्स्ट कार्ड के लिए, सैम्पल स्पेस बनाने के बाद हमने इवेंट फाइंड किया फर्स्ट कार्ड के लिए। फर्स्ट कार्ड के लिए इवेंट नंबर ऑफ इवेंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, 13। अब प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 13/52 इक्वल टू 1/4। अब इसी तरह से सेकंड कार्ड के लिए आ जाएं। अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है बात, तो फर्स्ट टाइम में आपके पास कितने कार्ड्स थे बेटा, 52 कार्ड्स थे। लेकिन जब आपने इसमें से वन कार्ड जो है वो माइनस कर दिया, यानी कि वन कार्ड आपने ले लिया, तो अब आपके पास जो कार्ड्स हैं वो कितने आ चुके हैं, एक कार्ड आप इसमें से ड्रॉन कर चुके हैं, तो आपके पास अब कितने कार्ड्स बचे रिमेनिंग, 51 कार्ड्स हैं। अब हमें देखिए क्या करना है कि सेकंड जो अटेम्प्ट है वो भी हमारे पास कह रहा है कि स्प्रेड में से हो सकता है। देन हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करना होगा। अब सैम्पल स्पेस क्या होगा, यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो है इसका कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सैम्पल स्पेस इसका जो है वो क्या होगा, यहाँ पे सैम्पल ऑफ इवेंट बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल ऑफ इवेंट बी किसके इक्वल होगा बेटा, 51 के इक्वल होगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है और एक कॉल ऑलरेडी हम उसमें से पिक कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 51 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। इसी तरह से जो सेकंड कार्ड है, क्योंकि जो इसने कहा है कि दोनों कार्ड्स जो हैं वो किस में से ड्रॉन होंगे, स्पेयर्स में से होंगे, तो स्पेयर्ड में से यानी कि 12 में से एक कार्ड पहले आप ले चुके हैं। देन आपके पास अब जो है वो क्या है, आपके पास 12 कार्ड्स बचे हैं आपके पास, क्योंकि 13 में से यहाँ पर भी आपके पास देखिए आप 13 कार्ड्स थे, 13 कार्ड में से वन कार्ड आप पिक कर चुके हैं। अब रिमेनिंग कार्ड्स आपके पास कितने बचे हैं, यहाँ पे 12। अब आपके पास ओनली 12 ऑप्शन है, इन 12 में से आपको वन कार्ड सेलेक्ट करना है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से वन कार्ड आप लेंगे तो नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी एन का फार्मूला लगा दें किसके इक्वल होगा, एन के, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 12। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी कंडीशनल ए। अब इस प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि बी कंडीशनल ए, क्योंकि
ए जो है वो कब अकर कर चुका है, देन हम जो है वो बी को जो है वो अकर कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए। तो हमारे पास प्रॉबिलिटी क्या होगी 12/51, और दोनों की प्रॉबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा इवेंट ए की प्रॉबिलिटी और इवेंट बी की प्रॉबिलिटी। कोई क्वेश्चन है, पूछना चाह रहे हैं आप? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है? जी बेटा, एंड वाले स्टेप में देखिए ये फार्मूला था, हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी है, ये हमारी कंडीशनल प्रॉपर्टी है। देखिए इसमें क्या कंडीशंस थी हमारे पास कि सेकंड इवेंट जो है वो जब हमारे पास अकर कर रहा है, जब हमारे पास फर्स्ट इवेंट ऑलरेडी जो है वो हम कर चुके हैं फर्स्ट इवेंट को, और हमारा सेकंड इवेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है, सेकंड इवेंट जो है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट इवेंट पे। फर्स्ट इवेंट के लिए कितने कार्ड्स थे हमारे पास 12, लेकिन अब सेकेंड इवेंट के लिए हमारे पास कितने कार्ड्स होंगे, सॉरी फर्स्ट इवेंट के लिए हमारे पास 13 कार्ड थे आउट ऑफ 52, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो 12 कार्ड्स हैं, लेकिन सैम्पल स्पेस में हमारे पास रिमेनिंग कितने कार्ड्स हैं, 51 कार्ड्स हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी जो है, इस कंडीशनल प्रॉपर्टी को हम किस तरह से लिखेंगे।